Hello everyone, this is Saloni Panda and I welcome you all to Magnet Brains, the only channel where you get complete CBSE courses from kindergarten to class 12. साथ ही साथ में NTSC, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और साथ ही साथ में सभी राइटर्स के सभी टॉपिक्स, सभी लेक्चर्स और ये सब कुछ आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपटीशन एज एन आइडिया एंड प्रैक्टिस। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन द सोसाइटी। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं या किस तरह से हम सोशल प्रोसेसेस को सोशोलॉजी में समझ सकते हैं, इसके लिए हमने फंक्शनलिस्ट एंड कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा चैप्टर है, हम इसमें 3 जो सोशल प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉपरेशन के बारे में हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कंपटीशन की, कि जो है सोशोलॉजी में कंपटीशन को कैसे समझा जाता है, ये सोसाइटी में कंपटीशन क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है, कंपटीशन एक आइडिया और एज अ प्रैक्टिस कैसे होते हैं। अच्छा देखो, इन जनरल जो एक कॉमन सेंस परसेप्शन बोलता है कि सोसाइटी में जो है कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, ये सारी चीजें नेचुरल हैं, ये सारी चीजें होती हैं, बट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग या सोशियोलॉजी जो है वो ये एक चीज को समझना चाहती है कि एग्जैक्टली व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन द सोसाइटी। लाइक कंपटीशन है तो कंपटीशन क्यों हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है ये हम हमारे इस लेक्चर में समझेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, एज इन द केस ऑफ कॉपरेशन, डिस्कशन ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंपटीशन ऑफन प्रोसीड विद द आइडिया दैट कंपटीशन इज यूनिवर्सल एंड नेचुरल। अब जैसे हमने कॉपरेशन को पढ़ा, अब हम कंपटीशन पर आ गए, तो कॉपरेशन को पढ़ने के बाद में जो है कंपटीशन के लिए कहा जाएगा कि ये तो यूनिवर्सल है, ये तो नेचुरल है, कंपटीशन तो होता ही है। बट जो चीज मैंने आपसे कही कि सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन को नहीं मानती है, वो नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। तो इसीलिए हमको समझना है कंपटीशन को एज अ सोशल एंटिटी, दैट व्हाई कंपटीशन इज हैपनिंग इन दी सोसाइटी। क्या कारण है कि कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन समझते हो ना, कि जहां आप एक दूसरे के साथ में जो है मतलब कंपीट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम्स हैं, ठीक है, एग्जाम में सबको जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे सपोज क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो एक जो है वो तो टॉपर होगा या होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है टॉप 5 में कौन कौन आ रहे हैं, टॉप 3 में कौन आ रहे हैं, टॉप 10 में कौन आ रहे हैं, कौन एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो इस तरीके से एक मार्किंग होती है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे स्पेशली अगर हम टॉप 3 या टॉप 5 की बात करें स्टूडेंट्स की, तो जो भी टॉप 5 में आते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम टॉप 1 पर आए। सो यानी कि वो किसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, इस फर्स्ट टॉपर के साथ में। सो ये क्या, आप एक बेसिक ये एक कॉम्पिटिशन आप अपनी क्लास में भी करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अब उससे मतलब क्लास में टीचर है, टीचर ने आप सभी से क्वेश्चन पूछा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ इसका क्या मीनिंग होता है, और आप में से किसी भी स्टूडेंट ने जिसको भी इसका आंसर पता था, उसने सबसे पहले हैंड रेज किया और उसने मुझे आंसर बता दिया, तो मैंने उसको एक चॉकलेट दे दी, ठीक है। अब इसी के साथ में और भी स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास में ना सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले भी होते हैं, जो जिनको सारी चीज समझ में नहीं आती वो भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मस्तीखोर होते हैं। सो सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कम्पीट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी को अगर मैंने उसको आंसर देने पर चॉकलेट दे दी, तो आपको उसके बाद में ऐसा लगेगा कि अगली बार पक्का मैं आंसर दूंगा और टीचर की चॉकलेट तो मुझे ही चाहिए। तो ये क्या है कि आप एक कॉम्पिटिशन हर एक जगह पर होता है, हर एक जगह हमें देखने को मिलता है। बट सोशियोलॉजी क्या बोलती है कि हर एक कंपटीशन के पीछे कुछ कारण होता है। कंपटीशन सोसाइटी में जो हो रहा है, ये तो हमारा जनरल लेवल पे कंपटीशन हो गया कि ये चीजें तो होती हैं। अब जैसे आप कंपटीशन कर रहे हो, तो आप कंपटीशन चॉकलेट पाने के लिए नहीं कर रहे हो, चॉकलेट तो आपको आपके पेरेंट्स भी दिला देंगे, बट आपको क्या करना है, आपको आंसर देना है। सबसे पहली चीज, आपको अपनी टीचर की नजरों में बहुत अच्छा बनना है कि हाँ मैं भी बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ,
क्लास में आपको जो है मतलब आपको फर्स्ट आना है, आप भी चाहते हो कि मैं भी टॉप करूं, तो इसलिए आप आंसर देना चाहते हो। तो हर एक चीज का रीजन है, हर एक चीज में जो है मतलब कहीं ना कहीं कुछ साइंस है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा सोशियोलॉजी बोलती है। सोशियोलॉजी बोलती है कि अगर सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कॉमन सेंस है, ये तो चीजें होती हैं, नहीं। अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है। तो वैसे ही अगर यहाँ कॉम्पिटिशन है तो कॉम्पिटिशन के पीछे क्या कारण है। तो सोशियोलॉजी में जो है हमको समझना है इस कॉम्पिटिशन को एज अ सोशल एंटिटी that emerges and becomes dominant in society at a particular historical point of time। यानी कि ये जो कंपटीशन है ये सोसाइटी में डोमिनेटिंग हो गया, ठीक है, सोसाइटी को डोमिनेट करने लग गया, एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया सोसाइटी का, और ये हिस्ट्री से होता हुआ आ रहा है, मतलब बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है। तो इस कंपटीशन को एज अ सोशल एंटिटी हमको समझना है सबसे पहली चीज। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया कंपटीशन को लेके कि एग्जैक्टली हम सोशियोलॉजी में कंपटीशन को कैसे समझने वाले हैं। अब फोकस करो हमारे आज के टॉपिक पर, दैट इज कंपटीशन एज एन आइडिया एंड प्रैक्टिस। मतलब कंपटीशन एक आइडिया क्या है और प्रैक्टिस में ये कंपटीशन कैसे होता है, इसकी क्या सारी चीजें होती हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं है ना इतने सारी चीज में कि कंपटीशन एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है। एक छोटा सा एग्जांपल भी हमने समझ लिया ना। In the contemporary period, it is a predominant idea and often we find it difficult to think that there can be any society where competition is not a guiding force। कंटेम्प्रेरी पीरियड की हम बात करें, कंटेम्प्रेरी पीरियड का मतलब क्या होता है? आज के टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट सोसाइटी में हम बोलें तो जो कंपटीशन है वो प्री डोमिनेट आइडिया है, पूरी सोसाइटी को डोमिनेट करता है, इसमें कंपटीशन होता ही होता है। एक ऐसी सोसाइटी के बारे में सोचना या इमेजिन करना जिसमें किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं होगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सो। तो मतलब कि एक तो हो गई आपकी प्रिमिटिव सोसाइटीज जो आपकी पहले की सोसाइटीज होती थी, प्री मॉडर्न सोसाइटीज हो गई, एक हो गई आपकी मॉडर्न सोसाइटीज या कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज। तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज जहां पर कंपटीशन क्या करता है? डोमिनेट करता है। कंपटीशन कैसा है? डोमिनेटिंग आइडिया है। Competition as an dominating idea, और ये हमें कहां देखने को मिल रहा है? सो दैट इज इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज और इन कंटेम्प्रेरी पीरियड वी कैन से। अच्छा, ये मैं इतना जो भी नोट करती हूँ, हर बार आपको इतनी सारी चीजें लिख के समझाती हूँ, ये सब मेरे साथ में आप लोग नोट करते हो या नहीं करते हो? देखो, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार मैंने कहा है, बार बार कहा है कि नोट्स बनाओ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंपटीशन के बारे में लिख रहे हो तो ऐसे नोट्स बना लो कि कंपटीशन एक डोमिनेटिंग आइडिया है, कहाँ है? तो कंटेम्प्रेरी पीरियड में। छोटा छोटा सा तो लिखना है। ऐसे क्या होगा कि नोट्स बन जाएंगे, एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में, रिकॉल करने में चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। क्योंकि क्या होता है सोशियोलॉजी में, जो मतलब सोशियोलॉजी हो, ह्यूमैनिटीज, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पढ़ने में बहुत सारा टाइम लगता है। एक ही सब्जेक्ट है, उसमें इतने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, फिर उस सब्जेक्ट में भी तो इतने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इन सारी चीजों से बचना है तो नोट्स बनाते चलो। क्लियर है? अच्छा देखो, एन एनेक्डोट ऑफ अ स्कूल टीचर हु रिकाउंटेड हर एक्सपीरियंस विद चिल्ड्रन इन अ रिमोट एरिया इन अफ्रीका ड्रॉज अटेंशन टू द फैक्ट दैट कंपटीशन इटसेल्फ हैज टू बी एक्सप्लेन्ड सोशियोलॉजिकली एंड नॉट एज अ नेचुरल फिनोमेना। अब देखो, यहां पर आपको जो है एक एपिसोड या एक मतलब ऐसे पिक्चराइज किया गया, आपको बताया गया है, एक स्कूल टीचर का एग्जांपल दिया गया है। एक स्कूल टीचर जो कि एक रिमोट एरिया, मतलब अफ्रीका के एक रिमोट एरिया में जहां ज्यादा मतलब ना डेवलपमेंट हुआ है, ज्यादा फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, एक ऐसे एरिया की बात बताई गई है कि वो जो है अफ्रीका के एक रिमोट एरिया में पढ़ाती थी और उनका चिल्ड्रन के साथ में किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा। तो ये जो उनका एक्सपीरियंस था उस टीचर का, वो ये बताता है कि जो कंपटीशन है उसे हमें सोशियोलॉजिकली ही समझना चाहिए, ना कि नेचुरल फिनोमेना की तरह कि कंपटीशन तो होता ही होता है, ये तो नेचुरल चीज होती है। तो क्या वो एपिसोड था, पहले उसको समझ लो, उसके बाद में कंपटीशन को क्यों सोशली समझना है और क्यों नेचुरली नहीं समझना है वो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? देखो, द एनेक्डोट रिफर्स टू द टीचर्स assumption that the children will naturally rejoice to the idea of a competitive race when the winner would get a chocolate as a prize। अब जो मैं भी आपको एग्जांपल दे रही थी कि यहाँ पर एक टीचर जो है वो अज्यूम करती है कि जो बच्चे हैं वो मतलब खुद से ही नेचुरली ही जो है कॉम्पिटिटिव रेस में
हिस्सा लेने लगेंगे, पार्टिसिपेट करने लगेंगे, जब जो भी कोई एक आध विनर अगर क्लास से हुआ और उसको चॉकलेट मिलेगी तो। मतलब वही एक जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने मुझे आंसर दे दिया तो मैंने उस स्टूडेंट को चॉकलेट दी थी। तो यहां से कंपटीशन स्टार्ट होगा कि जब बच्चे खुद इस रेस में जो है पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं अगली टाइम चॉकलेट मुझे चाहिए है और मैं जो है मतलब आंसर देके रहूंगा। तो ये एक टीचर का असम्पशन था कि शायद ऐसा करने से जो है विनर को जब चॉकलेट मिलेगी तो चिल्ड्रन जो हैं, जो बच्चे हैं, वो कॉम्पिटिटिव रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। To her surprise, her suggestion not only did not evoke any enthusiasm but instead seemed to cause considerable anxiety and distress. ये एक उनने assumption बनाया था कि बच्चों के बीच में जो है competition हो, तो इस चीज का ये जो आइडिया था ये ना केवल सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है इसका रिजल्ट, बल्कि ये बच्चों में एक एंजाइटी और डिस्ट्रेस भी लेके आ जाता है। मतलब यहां से ना ही बच्चों के अंदर किसी भी तरीके का कोई उत्साह, ना ही कोई एंथुसियाज्म आता है और साथ ही साथ में वो बड़े ही डिस्ट्रेस और बड़े ही एंजाइटी भी जो है उनके अंदर आ जाती है। क्या कारण है? कारण ये है कि ऑन प्रोबिंग फर्दर दे एक्सप्रेस देयर डिस्टेस्ट फॉर अ गेम वेयर दे वुड बी विनर्स एंड लूजर्स। दिस वेंट अगेंस्ट देयर आइडिया ऑफ फन व्हिच मीन फॉर देम अननेसेसरीली कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव एक्सपीरियंस एंड नॉट अ कॉम्पिटिटिव वन वेयर द रिवार्ड्स नेसेसरीली एक्सक्लूड सम एंड रिवार्ड वन फॉर फ्यू। अब ये देखो यहाँ पर कितनी अच्छी चीज है कि वो बच्चे ये बोलते हैं, मतलब टीचर है, टीचर क्या बोल रही है कि जो है हम आपके मतलब कंपटीशन कराना है तो एक बच्चे को अगर चॉकलेट देंगे तो जब वो विनर बन जाएगा तो दूसरे बच्चे भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जब ऐसा किया तो ना ही बच्चों में एंथुसियाज्म आया और बच्चे डिस्ट्रेस हो गए और उनके अंदर एंजाइटी आ गई। तो इसमें कारण ये था, बच्चों ने ये कहा कि हमें एक ऐसे गेम का पार्टिसिपेंट नहीं बनना है जहां पर कोई विनर होगा और कोई लूजर होगा, क्योंकि अगर ऐसा गेम हो जाएगा तो हमारा जो पूरा फन है वो तो खत्म हो जाएगा, हमें तो इस चीज में मजा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जो है कोऑपरेट करना, हमारे कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और हम एक कंपटीशन में आ जाएंगे। अभी जो हम सभी साथ में रहते हैं, एक दूसरे के साथ में गेम्स खेलते हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं, अच्छे से जो है अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जब कंपटीशन आ जाएगा तो हमारे जो अपने मतलब एक तरीके से रिलेशंस हैं, जो हमारा एक कॉम्पिटिटिव कलेक्टिव एक्सपीरियंस है वो डिस्टेस्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है मतलब एक ऐसे गेम का हमें पार्टिसिपेट नहीं बनना है जहां पर कोई एक्सक्लूड हो जाएगा और कोई इंक्लूड हो जाएगा, मतलब कोई विनर हो जाएगा, कोई लूजर हो जाएगा। तो ये हम किस एक जगह की बात कर रहे हैं कि एक जो टीचर का assumption था कंपटीशन को लेके, तो यहां से आपको समझने को मिलेगा कि सोशियोलॉजी को मतलब कंपटीशन को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझना चाहिए, रीजन के बेसिस पर समझना चाहिए, ना कि नेचुरलिस्टिक। अब अगर यहां तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों को तो चॉकलेट बहुत पसंद आती है, शायद वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब कर सकते थे, बट उन्होंने क्या किया? उन्हें पार्टिसिपेट नहीं किया और उनने उस चीज के लिए कारण भी दिया कि हम जो है इस विनर और लूजर के गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, हमें ये गेम ही नहीं चाहिए। तो उनके पास में कारण था कि कंपटीशन क्यों नहीं करना, तो कंपटीशन नहीं हुआ। अब अगर आप बोलो कि ये तो नेशनलिस्टिक है तो फिर तो यहां पर कंपटीशन होना चाहिए, पर नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पीछे एक कारण था। नेक्स्ट देखो, धीरे धीरे समझो। कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में लेकिन जो कंपटीशन है वो डोमिनेंट नॉर्म है, डोमिनेंट प्रैक्टिस है। जो अभी मैंने आपको नोट करवाया कि जो कंटेम्प्ररी पीरियड है उसमें तो कंपटीशन डोमिनेंट आइडिया है, मतलब यहां तो अगर कंपटीशन ना हो तो शायद ये कंटेम्प्ररी पीरियड या कंटेम्प्ररी वर्ल्ड शायद एग्जिस्ट ही ना करे। यहां कंपटीशन उतना ही ज्यादा मैंडेटरी है। नाउ क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स सच एज इमाइल डर्कीम एंड कार्ल मार्क्स हैव नोटेड द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कंपटीशन रिस्पेक्टिवली इन मॉडर्न सोसाइटीज। अब इमाइल डर्कीम और कार्ल मार्क्स दोनों ही जो है, एक तो इंडिविजुअलिज्म और दूसरा कंपटीशन, वो बोलते हैं ये दोनों चीजें मॉडर्न सोसाइटीज में जो है ग्रो कर रही हैं। कौन सी दोनों चीजें? एक तो हो गया हमारा कंपटीशन और दूसरा हो गया इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब हो गया कि जहां पर हम सोसाइटी पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं बल्कि हमारा फोकस होता है इंडिविजुअल पर। ठीक है, सोसाइटी क्या होगी? एक बड़ी एंटिटी होगी, इंडिविजुअल उस एंटिटी का एक पार्ट हो गया। तो जहां हम इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम व्यक्तिवाद की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम इंडिविजुअल को ज्यादा फोकस करते हैं, उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या डिमांड्स हैं, हम इस एक चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं। नाउ बोथ डेवलपमेंट्स आर इंट्रिंसिक टू द वे मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी फंक्शंस। दोनों ही चीजें, कंपटीशन भी और इंडिविजुअलिज्म भी, दोनों कैपिटलिस्ट सोसाइटी से निकल के आते हैं। द स्ट्रेस इज ऑन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड ग्रेटर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चाहे कंपटीशन हो या चाहे इंडिविजुअलिज्म हो, दोनों ही कैपिटलिस्ट सिस्टम से निकल के आते हैं
और इन दोनों में जो ग्रेटर स्ट्रेस होता है, ये सबसे बड़ा फोकस होता है, वो होता है एफिशिएंसी और प्रॉफिट के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। कैपिटलिज्म मैंने आपको समझाया, अभी प्रीवियस लेक्चर में भी मैं आपको ये एक चीज समझा सकी हूं। तो अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो उसमें जाओ और अच्छे से कैपिटलिज्म को समझो कि कैपिटलिज्म जहां सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है प्राइवेट पीपल ओन करके रखते हैं, और वो जो प्राइवेट पीपल होते हैं उनका एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो कमाते हैं। तो स्ट्रेस इस कॉम्पिटिशन और इंडिविजुअलिज्म में किसके ऊपर है? प्रॉफिट, और दूसरा एफिशिएंसी, कि आप कितने ज्यादा एफिशिएंट हो इस एक पूरे प्रोसेस में। सो उसके लिए क्या होगा? कंपटीशन होगा। ग्रेटेस्ट प्रॉफिट मान लो इंडिविजुअलिज्म से रिलेटेड, और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी मान लो कंपटीशन से रिलेटेड। नाउ द अंडरलाइंग अजम्पशन ऑफ कैपिटलिज्म आर, अब कैपिटलिज्म एग्जैक्टली होता क्या, उसमें क्या सारी चीजें अज्यूम की जाती हैं? ट्रेड को एक्सपेंड करो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो, ज्यादा से ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर जो है प्रोड्यूस करो, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करो, इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को डिवाइड कर दो ताकि सभी अपना अपना काम करें, और जब सभी अपना अपना काम करेंगे तो वर्क जल्दी होगा, टाइमली मैनर में होगा। स्पेशलाइजेशन, आप जिस वर्क में स्पेशलाइज्ड हो, जिस स्किल्स में एक्सपर्टाइज हो, आपको वही काम करने को दिया जाए। राइजिंग प्रोडक्टिविटी, अल्टीमेटली करना क्या है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। जब प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, रेज हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या एक चीज होगी? हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। सो ये जो है बेसिक अजम्पशंस हैं कैपिटलिज्म को लेके। एंड दीज प्रोसेसेस ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ आर फ्यूल्ड बाय द सेंट्रल थीम ऑफ कैपिटलिज्म, रेशनल इंडिविजुअल्स इन फ्री कॉम्पिटिशन इन द मार्केट प्लेस, each striving to maximize profits। और ये जो सारे प्रोसेसेस हैं जहां पर सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ की बात हो रही है, ये सब सेंट्रल थीम के अंदर आते हैं कैपिटलिज्म के, जहां हर कोई अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है। मतलब चाहे इंडिविजुअल लेवल पर हम बात करें या चाहे हम कंपटीशन की बात करें, सब कोई एक दूसरे से जो है क्या करना चाह रहे हैं? ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। नाउ द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन इज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी इन कैपिटलिज्म। तो जो कैपिटलिज्म है उसमें कंपटीशन जो है वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है, या कंपटीशन जो है, कंपटीशन की जो आइडियोलॉजी है उसमें कैपिटलिज्म जो है वो बहुत ही डोमिनेंट आइडियोलॉजी में है। नाउ द लॉजिक ऑफ दिस आइडियोलॉजी इज दैट द मार्केट ऑपरेट्स इन अ मैनर दैट एंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, कंपटीशन एंश्योर्स दैट द मोस्ट एफिशिएंट फर्म सर्वाइव्स। अब दो चीजें मैंने आपसे कही, एक मैंने आपसे कहा सफिशिएंसी, और दूसरा प्रॉफिट। तो ये जो कंपटीशन, ये जो इंडिविजुअलिज्म चल रहा है, इसमें सबसे पहली चीज वही फर्म सर्वाइव करेगा जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो यानी कि सबसे पहली चीज आपको एफिशिएंसी होनी चाहिए, और दूसरी चीज मार्केट उस मैनर में ऑपरेट होता है जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट एफिशिएंट होगा, और साथ ही साथ में वही पर्सन सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। अब इसको समझने के लिए हम जो है एक यहां पर परसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज competition ensures that the students with higher marks or best students get admission into prestigious college। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस होते हैं वहां पर सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स को ही जो है एडमिशन मिलता है। मतलब जिसके सबसे बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, जिनके जो है हायर परसेंटेज होंगे, और उन्हीं स्टूडेंट्स को बेस्ट जॉब्स मिलेगी। तो सभी केसेस में बेस्ट जो है जिसके पास में ग्रेटेस्ट मटेरियल रिवार्ड्स होते हैं। अब जैसे आपने रिजर्वेशन वगैरह देखा होगा, रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी होता है। जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी कैटेगरी हो, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पर, कास्ट कैटेगरीज के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वेशंस होते हैं। लाइक जनरल है तो कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, ओबीसी है तो 27% देना है कि 14% देना है, डिफरेंट डिफरेंट जो है मतलब कितना परसेंट रिजर्वेशन देना है, कितना परसेंट सीट्स उनके लिए रिजर्व करना है, एससी को कितना देना है, एसटी को कितना देना है। तो ये रिजर्वेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं कि सभी को अपॉर्चुनिटीज मिले, सभी जो है मतलब वो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला, मतलब एक वो जो बोलते हैं ना कि ऐसा स्टैंड है, वहां तक हमको सभी को पहुंचाना है, तो उस चीज के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो है कंपटीशन वो बहुत तेज है कि हमको अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए तो हमारे मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, हमको बेस्ट जॉब चाहिए तो हमको बेस्ट कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो ये कंपटीशन जो है ये चलता रहता है, जो बेस्ट होगा वही इस कंपटीशन में आगे जाने वाला है। Views that humans naturally like to compete has to be understood critically, like all other naturalistic explanation. Competition as a desirable value flourished with the onset of capitalism. अब जो हम बोलते हैं कि humans compete करते हैं, humans compete करते हैं, that can be a naturalistic explanation. लेकिन जो competition as a desirable value है कि जो society में competition चल रहा है, जो best होने के लिए competition चल रहा है, जो आपको जो है सबसे ज्यादा efficient बनाए, उस एक चीज पर competition जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा profit earn करो, उस एक चीज का कंपटीशन। ये कंपटीशन कहां से स्टार्ट हुआ? कैपिटलिज्म से। सो जहां से हमने स्टार्ट किया था
कि जो सोशियोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी करती है चीज़ों की, और वो जो है नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस पर बेस्ड नहीं होती है। और इसीलिए यानी जो भी चीज़ हो रही है, चाहे कॉपरेशन हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे कन्फ्लिक्ट हो, हर एक चीज़ का रीज़न है। तो वैसे अगर सोसाइटी में कंपटीशन हो रहा है तो उसके पीछे कारण है कैपिटलिज्म, कि जब से कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ है तब से जो है ये कंपटीशन चला आ रहा है। अब एक और एग्जाम्पल देखें, एक और परसेप्ट देखें। सो लिबरल्स लाइक J.S. Mill felt that the effects of competition were generally harmful. लिबरल्स जो हैं, जैसे J.S. मिल, लिबरल्स का मतलब क्या, जो लिबर्टी, फ्रीडम, इन आइडियाज पर ज्यादा फोकस करते हैं, जो स्टेट या गवर्नमेंट का नॉन इंटरफेरेंस चाहते हैं या लिमिटेड इंटरफेरेंस चाहते हैं, वो लिबरल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लेजेस फेयर की पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि लेजेस फेयर जहाँ पर जो है फ्री ट्रेड की हम बात करते हैं, ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो गवर्नमेंट का, ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस ना हो, ऑर्डर बना रहे बट हम फ्रीली ट्रेड कर सकें। तो ऐसे जो लिबरल्स हैं उनमें से एक J.S. मिल हैं जो ये बोलते हैं कि कंपटीशन के इफेक्ट्स जो होते हैं वो जनरली हार्मफुल नहीं होते। मतलब कंपटीशन ऐसा नहीं है कि हर बार आप कंपटीशन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। हाउएवर ही फेल्ट दैट दो मॉडर्न competition is described as the fight of all against all, but at the same time it is the fight for all. वो ये बोलते हैं कि वैसे इन जनरल कंपटीशन हार्मफुल नहीं होता है, बट अगर हम मॉडर्न कंपटीशन की बात करें तो ये एक फाइट है फॉर ऑल अगेंस्ट ऑल, जिसमें सब एक दूसरे के अगेंस्ट में है और सभी के बीच में फाइट हो रही है। फाइट फॉर ऑल, सब एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं और सभी के बीच में फाइट हो रही है। तो इसको वो कैसे समझाते हैं, दैट दिस इन द सेंस दैट इकोनॉमिक कंपटीशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम कॉस्ट। सब क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट हो और मिनिमम कॉस्ट हो। आपको एक्स प्रोडक्ट बनाना है, आप इस प्रोडक्ट को 10 रुपीज में बेचते हो और इसको बनाने की आपकी जो कॉस्ट लग रही है वो सिर्फ 3 रुपीज लग रही है, तो 7 क्या हो गया, 7 रुपीज हो गया आपका प्रॉफिट। तो हम सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर सके, स्पेशली कैपिटलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर सके। अब जैसे सपोज ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट लग रही है 8 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपीज, और इस 2 रुपीज में से फिर लेबर को भी हमको जो है वेजेस देने हैं, मैनेजमेंट को भी देखना है, सारा कुछ करना है। सो हर कोई क्या चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं, तो वो क्या चाहता है, वो अपनी कॉस्ट को कम रखना चाहता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो उसको कम रखना चाहता है, और जो उसका आउटपुट होगा, आउटपुट का मतलब क्या, कि उसने कितना प्रोडक्शन किया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज आज वो सिर्फ 5x प्रोडक्ट्स ही बना पाया और उसको सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब कितना फायदा हुआ, उसको सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज का बेनिफिट हुआ आउट ऑफ 100 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्या करेगा कि मुझे और ज्यादा आउटपुट बढ़ाना है ताकि मुझे फायदा बहुत ज्यादा, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो वो क्या करेगा, अपना आउटपुट भी बढ़ाएगा। कॉस्ट कम रखो, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा दो। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जिसकी भी कॉस्ट कम होगी और जो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना पाएगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसके पास में आएगा, उसी के पास में आएगा। तो हर कोई चाहता है कि मैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं और मैं ज्यादा आउटपुट जो है बना सकूं। ज्यादा आउटपुट बनाऊंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो मतलब ये जो कॉम्पिटिशन है, इट इज अ फाइट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सब एक दूसरे के अगेंस्ट में, जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, चाहे जैसे सपोज ये 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे कैपिटलिस्ट हैं, तो ये सभी एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं कि मैं ज्यादा अर्न करूं, मैं ज्यादा अर्न करूं, मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट आए, मैं ज्यादा जो है आउटपुट बना सकूं, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहे। अब जैसे सपोज कोई है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 रुपीज है और 10 रुपीज में वो उसको जो है सेल कर रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, बस 2 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा। तो इसीलिए सब जो है मतलब इस कॉम्पिटिशन में एक दूसरे के अगेंस्ट में है। फर्दरमोर, given the breadth and individualism of society, many kinds of interests which eventually hold the group together throughout its members seem to come alive and stay alive only when the urgency and requirements of the competitive struggle force them upon the individual. अब एक तरफ तो हमने बात करी कि जो है इंडिविजुअलिज्म है, दूसरी तरफ हमने कहा कि कंपटीशन है। कंपटीशन तो हम समझ गए कि कंपटीशन जो है मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कंपटीशन जो है वो डोमिनेंट फॉर्म है, और मॉडर्न वर्ल्ड में कंपटीशन इसलिए डोमिनेंट फॉर्म है क्योंकि कैपिटलिज्म है इसलिए कंपटीशन है। दूसरी बात हमने करी थी इंडिविजुअलिज्म की। ये देखो यहां पर एक हमने कंपटीशन की बात करी, एक हमने इंडिविजुअलिज्म की बात करी। तो इंडिविजुअलिज्म को वो इस तरीके से समझाते हैं कि जो इंडिविजुअलिज्म है
वो तो अपनी जगह है ही। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट होते हैं सोसाइटी के जिसमें पूरा जो ग्रुप होता है, पूरी जो सोसाइटी होती है वो साथ में काम कर रही होती है। इमाइल डर्कीम का फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव आप ध्यान में रखिए कि जैसे उन्होंने कहा कि सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी जो है वो जिस तरीके से उसके इंस्टीट्यूशंस वगैरह सारे काम कर रहे हैं उससे वो सोसाइटी सर्वाइव कर रही है। तो यानी कि सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं फॉर सर्टेन काइंड ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो इंटरेस्ट होते हैं सोसाइटी के ये अलाइव होते हैं, और जब भी जरूरत होती है, जब भी अर्जेंसी होती है तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल जो है वो इंडिविजुअल को फोर्स करता है कि आप सभी साथ में आइए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वार हो गया, तो जहां मैंने आपसे कहा कि सभी कैपिटलिस्ट हैं, सभी एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं, सभी कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन मान लो वॉर हो गया तो पूरी सोसाइटी एक साथ में आ जाएगी, पूरी कंट्री एक साथ में आ जाएगी, चाहे उनके बीच में कितना ही कंपटीशन क्यों ना चल रहा हो। तो इसीलिए कंपटीशन जो है वो हमेशा हार्मफुल नहीं होता, ऐसा कहना था किसका, J.S. मिल का। सो उन्होंने इस तरह से बताया कि कंपटीशन और इंडिविजुअलिज्म जो हमको मॉडर्न सोसाइटीज में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, उसके ये रीजंस हैं। नाउ कंपटीशन एंड द होल लेजेस फेयर इकोनॉमी ऑफ 19th सेंचुरी कैपिटलिज्म may have been important in promoting economic growth। अब कंपटीशन और पूरा जो लेजेस फेयर इकोनॉमी है 19th सेंचुरी के कैपिटलिज्म का, जो अभी मैंने आपको लेजेस फेयर बताया, फ्री ट्रेड, लेजेस फेयर इज व्हाट, फ्री ट्रेड, जहां पर मिनिमम इंटरफेरेंस हो गवर्नमेंट का। तो एक आप फ्रीली ट्रेड कर सको और दूसरा आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जो है, मतलब कंपटीशन में क्या होता है अल्टीमेटली होता है ये, एक विनर होता है एक लूजर होता है। सो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ में ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही 19th सेंचुरी में, जब सब कंपटीशन कर रहे थे, सभी कैपिटलिस्ट के हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ रही थी। और लेजेस फेयर था, फ्री ट्रेड था, तो ज्यादा किसी के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थे, तो सब जो है मतलब खुल के ट्रेड कर रहे थे। और जब ऐसा हुआ तो इकोनॉमी क्या हुई, इकोनॉमी ग्रो कर गई। सो द एक्सेप्शनली रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी में बी एट्रीब्यूटेड टू द ग्रेटर स्कोप ऑफ कंपटीशन इन द यूएस। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका है, अमेरिकन इकोनॉमी जो है उसमें बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, उसे डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट किया जाता है, उसमें डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हो रहा है। हम बोलते हैं कि अमेरिका, अरे वो तो बड़ी एडवांस कंट्री है, उसमें तो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां तो एक से एक फैसिलिटीज है, ऐसा वैसा हम बोलते हैं ना, ऐसी बातें करते हैं। सो जनरली ये जो सारी चीजें हैं ये क्यों है, क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिशन है, वहां पर कंपीट करने के लिए बहुत ग्रेटर स्कोप है। तो यूएस वगैरह में बहुत तेजी से कंपटीशन हो रहा है, इसीलिए वहां पर डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो जब कंपटीशन होगा, लेजेस फेयर होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। समझ में आया ना ये चीज की कैसे हुई, कंपटीशन चल रहा है, सब एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा आउटपुट दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखो, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे। और जब ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दोगे तो क्या होगा कि उस सोसाइटी में, उस इकोनॉमी में जितने भी पीपल हैं उनकी डिमांड को आप फुलफिल कर रहे हो। जब आप उनकी डिमांड को फुलफिल कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जब डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, और सप्लाई भी हमारे पास में अच्छी खासी होती है, तो हम मॉडरेट रेट पर ये सारी चीजें चला रहे होते हैं। जब हमारे पास में सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है और डिमांड हमारे पास में बहुत कम होती है, तो हम क्या करते हैं, रेट को कम कर देते हैं। अब इसको इन्वर्स कर दो कि सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम रेट बढ़ा देते हैं। तो इन सारे कारणों में अल्टीमेटली होता क्या है, होता ये है कि इस कंपटीशन में इकोनॉमी ग्रो कर जाती है, लोगों की अपनी नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं और डेवलपमेंट होता है। तो यूएस वगैरह में क्यों डेवलपमेंट हुआ, उसका क्या कारण था, तो उसका कारण ये था। बट स्टिल वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी एग्जैक्ट कोरिलेशंस बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन और द इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड द रोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन डिफरेंट सोसाइटीज। बट स्टिल हम किसी तरीके का कोई एक कोरिलेशन नहीं बना सकते हैं, या हमको ये नहीं बता सकते हैं कि कितना कंपटीशन हो रहा है, उस कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कितनी है और साथ ही साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है, क्योंकि डिफरेंट सोसाइटीज के लिए कंपटीशन डिफरेंट होता है और उसके पीछे रीजन भी अलग ही होता है। नाउ दिस आइडियोलॉजी अज्यूम्स दैट इंडिविजुअल्स कंपीट ऑन एन इक्वल बेसिस। ये एक आइडियोलॉजी क्या कहती है कि जो इंडिविजुअल्स होंगे वो इक्वल बेसिस पर फाइट करते हैं, सभी इंडिविजुअल्स जो हैं वो इक्वली होते हैं, चाहे एजुकेशन हो, जॉब हो, रिसोर्सेज हो, एक्सेट्रा। बट जैसा कि हमने डिस्कशन किया हुआ है, स्ट्रैटिफिकेशन या इनइक्वालिटी हर एक सोसाइटी में होती है और ये दिखाती है कि इंडिविजुअल सोसाइटी में डिफरेंटली प्लेस्ड होते हैं। एंड अगर ग्रेटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंडिया में स्कूल नहीं जाते हैं या बहुत जल्दी ड्रॉप आउट हो जाते हैं या फिर जो है मतलब पहले ही निकल जाते हैं स्कूल से, तो वो इस पूरे कॉम्पिटिटिव से, इस पूरे कॉम्पिटिशन से एंटायरली बाहर हो जाते हैं। क्लियर है, आया यहां तक समझ में? सो बेसिकली एक जो चीज हम समझना चाहते थे कि कंपटीशन एज एन आइडिया एंड एज एन प्रैक्टिस। सो हमने देखा
कि अगर हम आइडिया की बात करें तो सबसे पहले जो प्रिमिटिव सोसाइटीज होती थी वहां पर कंपटीशन होता था। देखो हमेशा कंपटीशन के पीछे रीजन रहा है, लेकिन प्रिमिटिव सोसाइटीज में जो कंपटीशन होता था वो डिफरेंट लेवल पर होता था। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल देखा कि जो अफ्रीकन एक रिमोट एरिया है, वहां पर हमने एक एपिसोड समझा, वो जो टीचर ने एक्सप्लेन किया कि स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन कराएंगे, बट उन्होंने करने से मना कर दिया। सो कंपटीशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, कॉपरेशन में हमने पढ़ा था कि प्रिमिटिव सोसाइटीज में कॉपरेशन हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, कि कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन यहाँ पर जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं, या फिर मैं कहूँ जो हमारी कंटेम्प्रेरी टाइम्स हैं, कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज जो है या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है, यहां पर डोमिनेशन कंपटीशन जो है वो डोमिनेंट फोर्स है। कंपटीशन जो है वो एज एन डोमिनेंट आइडिया हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये डोमिनेंट आइडिया है। और इसी के साथ साथ हमको इंडिविजुअलिज्म भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इंडिविजुअलिज्म। सो कंपटीशन जो हमको मॉडर्न सोसाइटीज में या कंटेम्प्रेरी टाइम में देखने को मिल रहा है, ये कहां से आया है? सो ये कैपिटलिज्म से स्टार्ट हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कैपिटलिज्म। और इंडिविजुअलिज्म जो है वो अपनी जगह तो है ही, बट जब भी जो है एज अ मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ऐसी चीज है, जैसे हमने वॉर का एग्जाम्पल लिया, तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सभी साथ में आ जाते हैं, अपने कॉम्पिटिटिव आइडियाज को जो है साइड में रख देते हैं। कॉम्पिटिशन कैपिटलिज्म से स्टार्ट हुआ, और इसमें भी दो चीजें हैं। एक आपकी एफिशिएंसी, या आप कितने ज्यादा सफिशिएंट हो, और दूसरा प्रॉफिट अर्न करना। तो जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, वो उस कंपटीशन का सबसे मेन जो पार्टिसिपेंट होने वाला है। क्लियर है? तो इस तरह से कंपटीशन हमको कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखने को मिलता है, और उसके पीछे भी जो है रीजन है। एज अ प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि कंपटीशन जो है हो रहा है, और जो आपने 19th सेंचुरी में लेजर्स फेयर देखा, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। यूएस में हमको देखने को मिला कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ? सो ये कंपटीशन की ही वजह से हुआ। जेएस मिल का भी हमने आइडिया देखा कि कंपटीशन हमेशा हार्मफुल नहीं होता है। सो ये ऐसे डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट प्रैक्टिसेस से हमको ये समझ में आता है कि कंपटीशन होता है सोसाइटी में, और हर एक कंपटीशन के पीछे रीजन होता है। अगर वो कंपटीशन हो रहा है तो उसके पीछे कारण होगा। हम ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन हो रहा है तो सभी जो है वो इक्वल प्लेस पर हैं तब कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन हो रहा है तो सोसाइटी बहुत ज्यादा स्ट्रैटिफाइड है, सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन है, और फिर कंपटीशन हो रहा है, तो बहुत से लोग इस कंपटीशन में पीछे भी छूट जाते हैं। क्लियर है? सो हम जो है चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो सोशल प्रोसेसेस हैं सोसाइटी में, स्पेशली जो कंपटीशन की हमने यहाँ पर बात करी, तो वो कैसे चलता है, कैसे कंपटीशन होता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं। आई यहाँ तक समझ में? आई होप इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट हो, इतना सा भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हमको ये टॉपिक समझ में नहीं, हमको फिर से समझना है। सो मैं आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, जो भी आपका डाउट होगा। क्लियर है? आप देखो एक और चीज समझ लो कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो यूट्यूब पर तो आपको सभी वीडियोस मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ में जो हमारी प्ले स्टोर पर ऐप है दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको वेबसाइट कैसे एक्सेस करना है, तो सभी वीडियोस को देखने के लिए जो आपके लिए हमने क्लास वाइज, बुक वाइज, सीक्वेंस वाइज जमा के रख दिए हैं, उनको एक्सेस कैसे करोगे? तो जस्ट गूगल पे जाओ, एंटर करो www.magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे, ये आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के, कोर्सेज के वीडियोस मिलेंगे, लाइक क्लास किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के, फिर एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, वन शॉट रिवीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो भी कोर्स, जो भी क्लास पढ़ना है, जस्ट उस पर क्लिक करो, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स भी आ जाएंगे। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हो और इजीली सभी चीजों को पढ़ सकते हो। लेकिन अकेले अकेले नहीं पढ़ना है, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, जिनको भी जरूरत है कि मैग्नेट ब्रेन्स का अपना हिंदी मीडियम चैनल भी है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो आपको जो भी वीडियोस हिंदी मीडियम में चाहिए, जिस भी क्लास के, वो सब भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, सो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर देना, और अगर आज का ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।